मैं श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंचासीन श्रीमद स्वामी निर्विकल्पानंद जी महाराज, स्वामी वेदनिष्ठानंद जी महाराज, सभागार में उपस्थित सभी सन्यासी एवं ब्रह्मचारीगण को मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर आदरणीय जयेश शाह जी, अरुणिमा सिन्हा दीदी, साची सोनी जी और सभागार में उपस्थित आप सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। 2023 एक अद्भुत वर्ष है। स्वामी विवेकानंद के जन्म के 160 वर्ष पूरे हो गए हैं और काम उनका अभी भी चल रहा है। शिकागो के भाषण के 130 वर्ष पूरे हो गए और 11 सितंबर 1-2 महीने बचे हैं और आज भी स्वामी जी ने शिकागो में जो कुछ भी कहा वो पूरे विश्व में आज भी गूंज रहा है, फैल रहा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे हो गए, 126वां वर्ष प्रवेश हो गया और हमारे सन्यासी, हमारे ब्रह्मचारी और श्री रामकृष्ण विवेकानंद विचार से प्रेरित, भावधारा से प्रेरित सभी लोगों के माध्यम से विश्व भर में इतना कुछ अच्छा हो रहा है और हम आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम इस सभागार में यहाँ उपस्थित हैं। आप में से ढेर सारे ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र महाराज ने बताया 16 से 26, 16 से 30 के आसपास होगी। आप कितने सौभाग्यशाली हैं। आप किसी कार्यक्रम में आए हैं जहाँ सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, स्थानीय विधायक, स्थानीय महापौर, भारत के ऐसे युवा आइकॉन्स हैं। आप में जो सबसे कम उम्र का होगा उसकी आधी आयु पर 8 वर्ष का मैं जब था, 7 वर्ष लगभग पूरे हुए थे, तब मैं इसी प्रकार एक युवा सम्मेलन में गया था। बहुत समय ऐसा होता है जो मंच पर बीतता है तो मन में एक असहजता होती है, एक कि बताई हुई बात दोहराने की और दूसरी अपने बारे में कोई कहानी बताने की। परंतु आज मैंने बहुत सोचा तो मैंने सोचा कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने कहानी नहीं सुनी होगी, तो इस कारण मैं उसी कहानी से बात प्रारंभ करता हूँ। आप में से जो 16 साल के होंगे, विशेषकर जो बच्चियाँ बैठी हैं, आप उसी एज ग्रुप में है ना? स्कूल के विद्यार्थी है ना, कॉलेज के नहीं है ना? हाँ, नहीं तो हंसना नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं, उन बच्चियों को मैंने बोला जो स्कूल ड्रेस में आई हैं। तो आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा हम 16 वर्ष के हैं, हम किसी आश्रम में क्या कर रहे हैं, मठ में क्या कर रहे हैं, सन्यासी लोग हैं। इस प्रकार की गंभीर कोई आयोजन में, कार्यक्रम में तो छोटे बच्चों को तो नहीं आना चाहिए, ऐसा मन में कभी कभी आता होगा कि हम तो हो सकता है क्या हो क्या नहीं हो। तो मैं उस 16 से आधे वर्ष पर जब था, 8 साल का जब था, तो मैं बिहार के एक छोटे से जगह छपरा में रहता था। छपरा में ऐसा ही एक युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ जहां स्वामी जी के विचारों को लेकर हम जीवन में क्या करते हैं इस पर चर्चा हो रही थी। सारे लोग वहां पर मंच पर आसीन थे, बहुत सारे युवा आए थे, सैकड़ों हजारों युवा आए थे और सब सुन रहे थे कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को ले जाकर हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। मैं 8 साल का था, मैं भी बैठा था, मैं भी सुन रहा था। मेरे तरफ से कोई भेदभाव नहीं था। मेरे मन में यही था कि भाई जो 16 का है, जो 32 का है, जो 64 का है, वो जिस प्रकार से सुन रहा है, मैं 8 वर्ष की आयु में भी उसी प्रकार से सुन सकता हूँ। कुछ काम का मिले तो लेकर जा भी सकता हूँ। परंतु वहाँ पर जो आयोजन में लगे हुए थे कार्यकर्ता, उन्होंने क्या किया, सबको स्वामी जी की एक पुस्तक, छोटी छोटी पुस्तकें बांटी। तो मुझे देखा तो मुझे लांघ गए मतलब छोड़ गए आगे वाले पर चल गए। इतने छोटे बच्चे को क्या अभी पुस्तक बांटनी। अंत में जब कार्यक्रम का समापन हुआ तो वहां पर जो मुख्य वक्ता के रूप में थे वो स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज थे, जो अध्यक्ष राजकोट मिशन है। महाराज के पास सारे युवाओं की भीड़ लग गई। सबको जो छोटी छोटी किताबें मिली थी वो लोग लेकर वो स्वामी जी के पास गए। सब प्रणाम कर रहे थे, सब ऑटोग्राफ मांग रहे थे। मैं छोटा सा बच्चा था, ना किताब ना ऑटोग्राफ। मैं आश्रम रोज जाता था तो मुझे क्या होता है, छोटे बच्चों का कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैं चुपचाप आश्रम के कार्यालय में गया, वहाँ से एक हिंदी की कॉपी उठाई जो ऑफिस में रखी हुई थी, उसके बीच का पन्ना निकाला, उसे अच्छी तरह से मोड़ा, स्वामी जी के पास गया, बोला स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका ऑटोग्राफ चाहिए। स्वामी जी ने ऑटोग्राफ दे दिया। आशीर्वाद दिया कि नहीं वो महाराज बताएंगे, शुभकामनाएं दी होंगी। फिर उसके बाद
मैं चुपचाप घर गया और मैंने जाकर माताजी को कहा कि बड़े भाई और बड़े बहन का जैसे फाइल है जिसमें उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं रखे जाते हैं, मेरा कोई फाइल तो नहीं, पर एक फाइल बना के उसमें आप ये ऑटोग्राफ रख दीजिए, मुझे कोई सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसी में रखा जाएगा। माताजी ने ऐसा ही किया। उसके बाद मैं छपरा से पटना आया, फिर पढ़ने के लिए विदेश गया, वापस आया। इस बीच में राष्ट्रपति कलाम की पुस्तक आई, उस पुस्तक में निखिलेश्वरानंद जी महाराज के बारे में वो लिखते हैं। सब हुआ, वो पढ़कर मैं बोलता यही स्वामी जी से मैंने ऑटोग्राफ लिया था। मैंने कुछ लोगों को ये कहानी बताई भी थी, परंतु 2016-17 में विदेश से लौटने के बाद आप ही के गुजरात में 12 जनवरी को सूरत में एक बड़ा कार्यक्रम था स्वामी विवेकानंद से प्रभावित भारत के 12 युवा आइकॉनों को सम्मानित करने का। उन्हें मालूम भी नहीं था वो क्या कर रहे हैं। जिन्होंने वो कार्यक्रम कराया था वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने निखिलेश्वरानंद जी महाराज को बुलाया था, और जो 12 आइकॉन बुलाया था उसमें अरुणिमा दी भी थी, मैं भी था। महाराज सबसे मिल रहे थे। ताली की बात आइकॉन बनना नहीं है, उसके आगे है। महाराज सबसे मिल रहे थे। महाराज का अरुणिमा दी से लगातार, अरुणिमा दी का महाराज से संपर्क था। महाराज सबसे मिल रहे थे, पूछते थे हम पहली बार मिल रहे हैं क्या, ऐसा सब बोलते थे हाँ पहली बार, ऐसा वैसा जो भी बातचीत थी। मैंने महाराज को बोला महाराज हम दूसरी बार मिल रहे हैं। महाराज ने बोला दूसरी बार, इसके पहले कहाँ मिले? मैं बहुत छोटा बच्चा था, आप छपरा आए थे, मैं 7-8 साल का था, आपने मुझे ऑटोग्राफ भी दिया था। महाराज ने बोला मैं छोटे बच्चों को तो ऑटोग्राफ देता नहीं हूँ, बड़ों को भी ऑटोग्राफ अगर देता हूँ तो बोलता हूँ बुक पढ़नी होगी तब तो ऑटोग्राफ। मैंने बोला नहीं महाराज। तो मैं अपने साथ वो ऑटोग्राफ लेकर गया था, क्योंकि 2-4 दिन पहले जब कार्यालय में बताया था साथियों को कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, वही महाराज आ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा हंसे। उन्हें लगा कहानी तो अच्छी लग रही है, 16 साल पहले 17 साल पहले किसी को मिले, फिर मिल रहे हैं, ऑटोग्राफ लिया था, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे लगा जिन्होंने जीवन भर मुझे देखा है, जो साथ में काम करते हैं, उन्हें अगर लग रहा है कि पहली बार आज ये थोड़ा बात बना रहे हैं तो वहाँ किसी को कैसे विश्वास होगा। तो मैं वो ऑटोग्राफ लेकर गया था, तो मैंने महाराज को दिखाया। महाराज ने बोला कि अब तुम ऑटोग्राफ तो मेरा ही, अब तो मैं मना भी नहीं कर सकता। तो लगभग 16 साल बाद मैं महाराज को पुनः मिला, और वहाँ जो 12,000 युवा थे लगभग, जो स्वामी जी के जन्म दिवस के दिन, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, एकत्रित हुए थे। उनके सामने मैंने वो ऑटोग्राफ दिखाकर यही बात रखी कि हमें सपने देखने चाहिए, क्योंकि 16 साल बाद, 17 साल बाद वो छोटा सा बच्चा जो कहता है ये ऑटोग्राफ किसी सर्टिफिकेट के फाइल में रख देना है, जिसमें सर्टिफिकेट नहीं है, फाइल है, उसमें इतने सारे सर्टिफिकेट आए, इतना सारा कुछ करने का सौभाग्य हुआ। ये सब में से कुछ नहीं होता अगर स्वामी जी का विचार मेरे जीवन में कम उम्र पर प्रवेश नहीं करता। प्रश्न है स्वामी विवेकानंद एंड यूथ लीडरशिप। सर सबसे पहले तो हम सब जिस लीडरशिप को मानते हैं या उससे डरते हैं, उसकी परिभाषा हमें स्पष्ट रखनी चाहिए। लंबे समय तक पूरे विश्व में कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी रहीं जहां नेतृत्व का मतलब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व होता है, और राजनीतिक नेतृत्व का मतलब बहुत बार खराब नेतृत्व होता है। इस कारण देश भर में युवाओं से संवाद के बीच में, गांवों में, मैदानों में, शहरों में, सभागारों में जब मुझे युवाओं से संवाद करने का अवसर मिलता है, तब पूछने पर कि आप में से कितने लोग नेता बनना चाहते हैं, अधिकतर युवा कहते हैं ना 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 हम नहीं बनना चाहते। 2-4 बच्चे अगर हाथ उठाते हैं तो बाकी उन पर हंसने लगते हैं। फिर वह प्रश्न अंग्रेजी में पूछने पर कि आप में से कितने लोग लीडर बनना चाहते हैं, तो लीडर में कुछ ज्यादा हाथ उठते हैं। इस कारण भारत के युवा होने के कारण हमें इस बात की स्पष्टता होनी चाहिए कि हम लीडरशिप किसे कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, बी एंड मेक। उन्होंने तो बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली बात कही थी, बी गॉड्स एंड मेक गॉड्स, बिकम वन एंड मेक। बी एंड मेक का जो विचार है वो लीडरशिप का विचार है जो स्वामी विवेकानंद देते हैं। वो बी एंड मेक क्या कहता है? आप सक्षम बने और सक्षम बनाएं, आप सशक्त बने और सशक्त बनाएं, आप विशेषज्ञ बने और विशेषज्ञ बनाएं। इस प्रकार का विचार लेकर आप समाज जीवन में कहीं भी जाएंगे तो आपकी जो शिक्षा है उससे जो सक्षमता आती है, उस सक्षमता से आप सेवा कर सकते हैं। उस सक्षमता से समाज में आपकी शिक्षा का, आपके जीवन का कोई प्रभाव होगा जो सकारात्मक होगा। नहीं तो स्वामी जी बड़े प्रेम से कहते हैं, वह शिक्षा किस काम की
जिस समाज से सब कुछ लेने के बाद हम शिक्षित होते हैं, उस समाज के लिए हम कुछ अगर नहीं कर पाते तो हम ट्रेटर्स होंगे, गद्दार होंगे। इस कारण युवा अवस्था में जब स्वामी विवेकानंद का विचार आपके जीवन में प्रवेश करता है तो आपकी शिक्षा किस कारण हो रही है, आप किस नेतृत्व के मार्ग पर जाना चाहते हैं, समाज से आपका संबंध क्या है, ये 2-3 प्रश्न आपको निरंतरता के साथ पूछने चाहिए। यही प्रश्न पूछने के कारण भारत के जो मेधावी छात्र रहे हैं, भारत के जो परिश्रमी छात्र रहे हैं, उनकी जीवन यात्रा विश्व में विशिष्ट रही है, अलग रही है। उस जीवन यात्रा में एक अंतर है। 1888 में भारत का एक बेटा जिसकी प्रारंभिक शिक्षा आपके राजकोट में हुई, वह इंग्लैंड पढ़ने जाता है। 1913 में आपके पास के एक राजघराने के एक महाराजा सायरजी राव गायकवाड़ की दी हुई छात्रवृत्ति पर 1913 में भारत का एक बेटा अमेरिका पढ़ने जाता है। इंग्लैंड जाने वाले पुत्र की शिक्षा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में होती है, अमेरिका जाने वाले उस बेटे की शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय में होती है, और दोनों भारत वापस आते हैं। एक जो 1888 में आपके राजकोट में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर जो इंग्लैंड जाते हैं, वो भारत में वापस महात्मा गांधी के रूप में आते हैं। दूसरे जो 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ से प्राप्त छात्रवृत्ति के साथ जाकर पढ़कर वापस आते हैं, वो BR अंबेडकर के रूप में भारत वापस आते हैं। और दोनों की शिक्षा के कारण एक तरफ भारत अपनी स्वतंत्रता की यात्रा अच्छे से जी पाता है, तो दूसरी तरफ भारत अपनी गणतंत्रता की यात्रा अच्छे से जी पाता है। आज जब हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे की बात करते हैं तो उसमें एक तरफ गांधी तो दूसरी तरफ अंबेडकर की शिक्षा और उनकी जीवन यात्रा का प्रभाव, उनकी भूमिका, उनका योगदान भी देखने को मिलता है। परंतु विद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थी होने के नाते हमें यह प्रश्न पूछना चाहिए कि 1888 में तो सबसे मेधावी, सबसे परिश्रमी, सबसे प्रतिभावान छात्र गए होंगे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन पढ़ने के लिए। 1913 में तो दुनिया के जो सबसे अच्छे छात्र छात्राएं रहे होंगे वो कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए गए होंगे। उनमें से एक व्यक्ति गांधी क्यों निकलता है, एक व्यक्ति अंबेडकर क्यों निकलता है? और उस प्रश्न का उत्तर स्वामी जी के दिए अनेक व्याख्यानों में, भारत के विचार में देखने को मिलता है। जब हम अपने छात्र जीवन को, अपने विद्यार्थी जीवन को भारत के राष्ट्रीय जीवन से जोड़ देते हैं तो एक साधारण विद्यार्थी की यात्रा भी गांधी और अंबेडकर की हो जाती है। और जब हम अपने विद्यार्थी जीवन को, अपने छात्र जीवन को अपने राष्ट्रीय जीवन से, समाज जीवन से दूर रखते हैं तो कोलंबिया और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन जाने के बावजूद भी हम मरणशील होते हैं। हमारा शरीर चला जाता है, फिर हमारे विचार चले जाते हैं, फिर हमारे पैसे चले जाते हैं, और 10, 20, 30, 50 साल बाद घर वाले भी नहीं याद रखते। और दूसरी तरफ एक स्वामी विवेकानंद को लेकर, एक गांधी को लेकर, एक अंबेडकर को लेकर पूरा विश्व आज भी दिशा खोज रहा होता है, आज भी उत्तर प्राप्त कर रहा होता है। इस कारण हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो विद्यार्थी जीवन है, उसे हमारे समाज जीवन से जुड़ना होगा, हमारे राष्ट्रीय जीवन से जुड़ना होगा। और इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। गांधी और अंबेडकर की वह यात्रा विशिष्ट है, नेहरू और पटेल की वह यात्रा विशिष्ट है। कैम्ब्रिज और मिडिल टेम्पल इनमें जाकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वो भारत वापस आए और उन्होंने देखा कि भारत के राष्ट्रीय जीवन में आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो वह था कि हमें स्वाधीनता प्राप्त करनी है। भारत अपने अधीन होगा, भारत पराधीन नहीं होगा। भारत ने जब स्वाधीनता प्राप्त की तो हमने एक नई यात्रा प्रारंभ की कि हम स्वाधीन तो हैं, हम स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं, हम अब पराधीन नहीं हैं, विक्टोरिया की सल्तनत से हमारा देश नहीं चलता, परंतु क्या हम अपने तंत्रों से अपने देश को चला सकते हैं? दुग्ध उत्पादन का क्या हमारा अपना तंत्र हो सकता है? अंतरिक्ष परियोजना के लिए हम क्या अपने तंत्र का विस्तार कर सकते हैं, उसका आविष्कार कर सकते हैं? क्या हम अपने देश के अंदर अपनी व्यवस्थाएं बना सकते हैं? इस कारण अनेक उदाहरण पुनः देखने को मिलते हैं। एक तरफ सेवक नेतृत्व की वह पीढ़ी थी, स्वतंत्रता सेनानियों की वह पीढ़ी थी, जिसके कारण हमने 15 अगस्त 1947 देखा। उसके बाद के ये जो 75 स्वर्णिम वर्ष हैं जो भारत ने अपने स्वाधीनता के मनाए हैं, वे आपके जैसे विद्यार्थियों की यात्रा के कारण हमें देखने को मिलते हैं। 1947 में एक गुजरात का बेटा इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD प्राप्त कर वापस आता है और वह भारत के पहले प्रधानमंत्री को कहता है कि विश्व की अंतरिक्ष परियोजनाएं सिर्फ रूस और अमेरिका की दादागिरी नहीं होनी चाहिए, भारत भी अपनी अंतरिक्ष परियोजना तैयार कर सकता है। 1948 में एक वर्गीस कुरियन वापस गुजरात के आनंद में आते हैं और वहां त्रिभुवनदास पटेल से मिलकर इस बात
पर विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, एक स्वप्न देखते हैं कि भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंच सकता है। और आप देख पाते हैं आज एक तरफ हॉलीवुड जिस पैसे में अंतरिक्ष परियोजनाओं पर सिनेमा बनाता है, उसकी 1/4 में इसरो अपनी अंतरिक्ष परियोजनाएं लॉन्च कर देता है। वह अंतर है, वह विशिष्टता है, वह विशेषता है जब भारत के युवा अपने विद्यार्थी जीवन को भारत के राष्ट्रीय जीवन से जोड़कर देख पाते हैं कि वह कौन सा क्षेत्र है, वह कौन से लोग हैं, वह कौन सी ऐसी शैक्षिक या सामाजिक योजना है जिसको लाकर, जिसमें लगकर, जिसमें अपना योगदान कर हम समाज में कुछ बदलाव ला सकते हैं। दूसरी तरफ जिस डॉक्टर कुरियन की हम बात करते हैं, 50 वर्षों तक इसी गुजरात के एक कोने से 9 भारतीय प्रधानमंत्रियों के साथ 1 अरब लीटर, 1 बिलियन लीटर आइडिया पर काम करते करते 1998 में भारत, जो 1948 में हमारे पास इतना दुग्ध उत्पादन नहीं होता था कि हम अपने किशोरों और युवाओं की चिंता कर पाते, भारत 1998 में उसी अमेरिका को दूसरे स्थान पर छोड़ता हुआ विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक बन जाता है। यह अंतर है शिक्षा और नेतृत्व का। हम जब इस प्रकार के उदाहरण देखते हैं तो स्वामी जी के बी एंड मेक की जो डेफिनेशन है, जिस सर्वेंट लीडरशिप दासा से दासा की स्वामी जी ने बात की, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स, हम किसी कार्यालय जाते हैं, वहां हम प्रबंधक बन जाते हैं, वहां मैनेजर बन जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अब यहां पर सबसे शक्तिशाली मैं हूं और बाकी की शक्ति चली गई। हम जब कहीं प्रबंधक बनते हैं तो उसी समय सबकी शक्ति बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अब कोई ऐसा व्यक्ति प्रबंधक है जो इस बात की चिंता करेगा कि हर व्यक्ति जो हमारे लिए काम करता है, हम उसके लिए काम कर पाते हैं कि नहीं। 2004 में जॉन केरी के लिए, उनके राष्ट्रपति बनने के लिए भाषण देते समय बराक ओबामा एक सेनानी का उदाहरण देते हैं और वहां पर अंग्रेजी में बोलते हुए वह कहते हैं कि मुझे अमेरिका के एक कोने में एक सेनानी मिला, वो बहुत युवा अवस्था में ही उसने अमेरिका की सेना ज्वाइन की। और उसके बाद ओबामा एक राजनीतिक भाषण में एक पंक्ति बोलते हैं जहां वो कहते हैं कि उस समय मेरे मन में यह विचार आया, आर वी सर्विंग हिम एज वेल एज ही इज सर्विंग अस। और खूब तालियां बजी। प्रश्न था कि जिस प्रकार से वह राष्ट्र की सेवा कर रहा है, क्या हम उसकी सेवा उस प्रकार से कर पा रहे हैं। उन्होंने उसे अलग अलग कारणों से कहा। उनका एक विचार था कि हमें किस प्रकार से सेनानियों की चिंता करनी चाहिए। परंतु जब उस वाक्यांश को हम वहां से लेकर आते हैं तो आज से 150 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद ने जब दासस्य दासः की बात की तो वह यही बात कह रहे थे। जब हम किसी कार्यालय में जाते हैं तो जो हमारी सेवा में लगे हैं, हम उनकी सेवा कितने अच्छे से कर पाते हैं, जिनके कारण हम बढ़ रहे हैं, जिनके कारण से संगठन बढ़ रहा है, उनके बढ़ने की चिंता हम करते हैं कि नहीं। इस प्रकार के विचार को लेकर जब आप नेतृत्व में जाते हैं, टू सर्व दोज हु सर्व यू, टू लिफ्ट दोज हु यू आर सपोज टू लीड, इस विचार के साथ नेतृत्व करना, शायद स्वामी जी के उन विचारों को हम अपने जीवन में तब सार्थक कर पाएंगे। बी एंड मेक हम गांधी और अंबेडकर की उस यात्रा में, पटेल और नेहरू की उस यात्रा में, कुरियन और साराभाई की उस यात्रा में देख पाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या हो सकता है? कुछ 3 मिनट बचे हैं। हमारा लक्ष्य यह हो सकता है कि हम समाज जीवन में, भारत की राष्ट्रीय यात्रा में, अपने पड़ोस में, अपने आसपास यह देखने का प्रयास करें कि हम प्रतिदिन किस काम में लग सकते हैं, कौन सा वह छोटा सा काम है जो हम कर सकते हैं जिससे हमारा भी घर में कोई योगदान हो, हमारा भी मोहल्ले में, कार्यालय में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में हमारी भी कोई एक भूमिका हो। मैंने 16 वर्ष की आयु में ऐसा सौभाग्य था कि डेक्सटेरिटी ग्लोबल नाम की एक संस्था की शुरुआत की। डेक्सटेरिटी में हम लीडरशिप की एक डेफिनेशन देते हैं, एक परिभाषा देते हैं नेतृत्व की, जिसमें हम कहते हैं योर एबिलिटी टू डिलीवर वैल्यू थ्रू वॉट एवर लिमिटेड एक्सपर्टीज यू हैव। आपकी वह क्षमता जिससे आप किसी भी प्रकार का योगदान कर सकते हैं। इस पर और यह इस बात पर निर्भर है कि आपकी क्षमता उस समय तक कितनी है। लिमिटेड एक्सपर्टीज कहते हैं जो भी सीमित क्षमता है उससे आपका समाज पर क्या प्रभाव है। और इस परिभाषा के अंदर हम यह पाते हैं कि एक 5 साल की बच्ची जो अच्छा लिख नहीं सकती, बहुत सुंदर बोल नहीं सकती, अगर वह सिर्फ चलना जानती है और एक 2 साल की बच्ची को वह चलने में मदद करती है तो वो बच्ची एक नेता है। वह बच्ची जब 15 वर्ष की होगी
तो उसे हो सकता है बेहतर लिखना भी आएगा, बेहतर बोलना भी आएगा, और तब वह अगर एक बूढ़ी माँ के लिए एक पेंशन कार्ड के लिए एक आवेदन पत्र लिखती है, हो सकता है अच्छी अंग्रेजी नहीं आती हो पर गुजराती में, उड़िया में, तमिल में, तेलुगु में लिखती है, तो वो बच्ची एक नेता है। वही बच्ची कल को 25 वर्ष की होगी और किसी अनुसंधान केंद्र में जाएगी, किसी रिसर्च फैसिलिटी में होगी, किसी लीडरशिप पोजीशन में होगी, किसी पॉलिसी थिंक टैंक में होगी। वहां अगर वो अच्छी पॉलिसी लिखती है, वहां अगर वो अच्छा रिसर्च करती है, तो वो बच्ची एक नेता है। 45 और 65 की आयु पर अनेक ऐसे दायित्व होंगे, पद होंगे जिस पर वो बच्चे और वो बच्चियां विराजमान होंगे, और उनके कारण भारत बेहतर होगा, समाज बेहतर होगा। ऐसा सिर्फ हमारी कल्पना ही नहीं है, ऐसा ही देखने को साक्ष्य मिलता है। इस कारण आप अपने आप को सीमित ना देखें। स्वामी जी ने कहा, ऑल द पावर इन द वर्ल्ड लाइज विद इन अस, इट इज वी हु हैव केप्ट आवर हैंड्स ऑन आवर आईज एंड क्राइड दैट इट इज डार्क। शायद स्वामी जी इस बात की भी वहां पर चिंता कर रहे हैं, इस बात का भी वर्णन कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम तो लीडर नहीं हो सकते, हमारे पास कोई पद नहीं है, कोई दायित्व नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे पास इतनी विराट क्षमताएं नहीं हैं, परंतु अगर एक 5 साल की बच्ची जिसे सिर्फ चलना आता है, वो सिर्फ चलने में मदद कर, बी एंड मेक, स्वामी जी का जो विचार रहा, उस पर जीकर एक लीडर हो सकती है। 15 वर्ष की आयु पर सिर्फ लिखना आता है, बोलना आता है, तो किसी और के लिए लिखकर, किसी और के लिए बोलकर अगर वो बच्चे लीडर्स हो सकते हैं, तो 25, 45, 65, 85 पर हमें क्या करना है? उसके लिए हमें अपनी जो क्षमताएं हैं उसका विस्तार करते रहना है। बेहतर लिखना है, बेहतर पढ़ना है, परिश्रम करना है, पर साथ ही साथ गांधी, पटेल, नेहरू, अंबेडकर, ऐसे अनेक लोगों के जीवन से एक और बात सीखनी है और ध्यान में रखना है। शिक्षा सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रह सकती। शिक्षा इन विराट परियोजनाओं में लगे, पड़ोसी के भी काम आए, समाज में जो कमजोर हैं उनको भी ऊपर उठाए। इसके लिए उस शिक्षा को सेवा और संवाद से जोड़ना होगा। आप किसके काम आ सकते हैं और एक और कौन सा वैसा व्यक्ति है जिससे आप संवाद स्थापित कर सकते हैं, इसका प्रयास करते हुए अगर आप बी एंड मेक के राह पर चलते हैं, तो हम और आप स्वामी विवेकानंद का काम इस सदी में निरंतरता के साथ सार्थक रूप से कर पाएंगे। मेरी ठाकुर मां स्वामी जी से प्रार्थना है कि आपको बहुत शक्ति मिले और आपके द्वारा राष्ट्र कल्याण का, समाज कल्याण का बहुत कार्य हो। प्रणाम।